रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिधि अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी पर मैगी का प्रचार देखकर वो खुद से बोलती है, क्या यार, बार बार मेरे सामने ये मैगी क्यों आ जाती है? इसे देखते ही मेरी चटोरी जुबान मुझसे मैगी मांगने लगती है। रिधि जल्दी से किचन में जाती है और अपने लिए 2 पैकेट मैगी बनाकर हॉल में बैठकर आराम से खाने लगती है। उसको मैगी खाता देखकर उसकी सास सीता उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे जितना घर में राशन नहीं आता उससे ज्यादा तो मैगी आ जाती है, जिसे तुम महीना खत्म होने से पहले ही खा जाती है। क्यों माँ जी, आप तो खामखाए इतना झूठ बोले जा रही हैं। आपके कहने का क्या मतलब है कि इस घर में मैं अकेले ही मैगी खाती हूँ? अकेले नहीं खाती, लेकिन खाती तो सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा मैं नहीं बल्कि आपका बेटा निशांत खाता है। अरे आज मैंने 2 दिन बाद मैगी खाई है और निशांत जी वो तो रोज ही खाते हैं। अरे तुझसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। जाकर मेरे लिए मैगी बना दे, बहुत दिन हो गए मैगी खाए हुए। आपको भी मैगी खाना पसंद है ना? या फिर मैं खाती हूँ इसलिए आप भी मैगी खाती हैं? अरे मुंह बंद कर, समझी? तेरे यहाँ आने से पहले मैं मैगी खा रही हूँ, उल्टा यहाँ आकर तूने मैगी खानी शुरू की है। जा रही हूँ मैं अपनी मैगी खत्म करके। इतना बोलकर रिधि अपनी मैगी खत्म करके फिर से किचन में जाती है और अपनी सास और अपने लिए फिर से मैगी बना कर लाती है। उसको फिर से मैगी खाता देखकर सीता उससे बोलती है, क्यों री करम जली, अभी तो तूने मैगी खाई थी और फिर से लेकर बैठ गई। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आप तो मुझे मैगी देती नहीं बल्कि मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खाती, इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपने लिए बना ली। नास पीटी, तेरा बस चले ना तो मैगी बनने वाली फैक्ट्री में जाकर वहाँ की मैगी को भी एक ही दिन में चट कर जाएगी। माँ जी अपनी तरह ना मुझे हफ्सी मत समझो। मेरा और निशांत का पेट तो मैगी से भर जाता है, लेकिन आपका नहीं भरता। इसीलिए जल्दी बताइए कि रात के खाने में क्या बनाऊं? करम जली, मैं तेरी सास हूँ, थोड़ा इज्जत से बात करना सीख जा। और हाँ, खाने में वो बनाना जो मुझे पसंद है। अपनी बहू को ऑर्डर देकर सीता मैगी लेकर अपने रूम में जाती है और मैगी खाने लगती है। रिधि भी अपनी मैगी खत्म करके खाना बनाने लग जाती है। रात को निशांत ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाते हुए रिधि से बोलता है, रिधि आज तुम्हारा फास्ट है क्या? आज मेरा किस चीज का फास्ट होगा? आज कुछ है नहीं ना? मैंने तो इसीलिए पूछा क्योंकि आज तुम खाने के लिए नहीं बैठी। अरे खाना किस पेट में खाएगी, शाम से मैगी ही ठूस रही है। अब जगह थोड़ी ना होगी तेरे पेट में जो तू खाना खा पाए। माँ जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने अकेले ही मैगी खाई थी। आपने तो खाई ही नहीं। चुप करो आप दोनों, जब देखो बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। थोड़ी खाई हो या ज्यादा, आप दोनों ने खा ली ना मैगी? हाँ तो अब मेरी बारी है, अब मैं खाऊंगा। तो रिधि मेरे लिए मैगी बना कर ले आना। अरे मैगी होगी तब तो तुझे देगी ना, सारी मैगी तो खुद ही खा गई। आप दोनों ने मिलकर सारी मैगी खत्म कर दी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी मैगी खानी है, मतलब खानी है। इतना बोलकर निशांत बच्चों की तरह गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन भी निशांत बिना कुछ खाए ही गुस्से में ऑफिस चला जाता है। उसकी ये नाराजगी देखकर सीता और रिधि मार्केट जाकर मैगी लेकर आती है। रिधि निशांत को मनाने के लिए YouTube पर मम्मा टीवी देखकर मैगी वाली बहू देखती है, जिसमें वो देखती है कि परी अपने ससुराल वालों के लिए भी कभी मैगी के पकोड़े तो कभी मैगी का पिज्जा बनाया करती। ये सब देखकर रिधि खुद से बोलती है, मैगी की इतनी सारी डिश बनती है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक काम करती हूँ, आज मैं भी परी की तरह निशांत जी के लिए मैगी के पकौड़े और पिज्जा बना देती हूँ। इससे वो भी खुश और मैं डबल खुश। रिधि जल्दी से किचन में जाकर मैगी के पकोड़े और पिज्जा की रेसिपी देखकर सबके लिए डिनर में मैगी के पकोड़े और पिज्जा बनाकर लाती है, जिसे खाते ही सीता रिधि से बोलती है, क्या बात है, आज के पकोड़े और पिज्जा में तो कुछ अलग ही स्वाद है। ऐसा क्या डाल दिया तूने? मुझे मनाने के लिए इतना सब कुछ बना लिया तुमने, पर तुमसे मैगी नहीं बनाई गई। अरे निशांत जी नाराज क्यों होते हो? आज तो मैंने पूरा डिनर मैगी का बनाया है। ये देखो, मैगी पकौड़ा, मैगी पिज्जा, मैगी समोसे। क्या ये सब मैगी से बने हैं? तभी मैं कहूँ खाने का स्वाद इतना लाजवाब क्यों लग रहा है। निशांत जी आप मुझसे अब भी गुस्सा है? अरे गुस्सा हो तुमसे तुम्हारे दुश्मन,
मैं तो तुम्हारा पति हूँ, आ जाओ सब साथ में खाते हैं। सब साथ में खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और रिधि किचन में जाकर थोड़ी मैगी अपने लिए और बनाती है, जिसके बाद में रूम में जाकर वो निशांत से बोलती है, निशांत जी ये देखिए, मैं हमारे लिए मैगी बनाकर लाई हूँ। चलिए मूवी देखते हैं और मैगी खाते हैं। ये बोलकर दोनों मूवी देखते हुए मैगी खाने लगते हैं, जहाँ निशांत पूरे ध्यान से टीवी देखते हुए थोड़ी थोड़ी मैगी खा रहा था। तो वहीं रिधि निशांत को देख देख कर सारी मैगी खा जाती है। मैगी खत्म होने के बाद निशांत रिधि से बोलता है, रिधि ये क्या है, तुमने सारी मैगी खत्म कर दी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सारी मैगी मैंने ही खा ली? अरे हम दोनों खा रहे थे ना, अगर खत्म हुई है तो हम दोनों ने बराबर की खाई है। पर मेरा पूरा फोकस टीवी पर था और मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा था। हम दोनों शेयर करके खा रहे थे ना, फिर तुमने मौका देखकर सारा क्यों फिनिश किया? मैंने भी शेयर किया था, तो प्लीज मुझे घूरो मत। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। निशांत के गुस्से से बचने के लिए रिधि बात घुमाकर सो जाती है और अगले दिन निशांत के लंच बॉक्स में मैगी पैक करके दे देती है और खुद घर का सारा काम खत्म करके फोन में व्लॉग देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि एक लड़की 30 सेकंड का टाइमर लगाकर स्पाइसी मैगी खत्म करती है। ये देखकर रिधि भी किचन में जाकर मैगी बनाती है और उसमें हर तरह के चिल्ली सॉस डालकर 30 सेकंड का टाइमर लगा लेती है और अपनी सास को बुलाकर उससे बोलती है, ये देखिए माँ जी, एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी, बस आप देखते जाना कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर इसे पूरा खत्म करती हूँ। बहू रानी, फेंकना उतना ही चाहिए जितना कि सामने वाला लपेट सके। इतनी सारी मैगी, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी, तू 30 सेकंड तो क्या 30 मिनट में भी नहीं खा पाएगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? यही सोच रही है ना आप कि मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती? तू ना किसी भी हाल में नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी पागलपंती बंद कर और मुझे जाने दे यहाँ से। नहीं माँ जी, अब तो आप 30 सेकंड के बाद जाएंगी, जब मैं ये प्लेट खाली कर दूंगी। रिधि जबरदस्ती अपनी सास को रोककर उसके सामने 30 सेकंड के अंदर सारी मैगी खत्म कर देती है। ये सब देखकर सीता भी हैरान हो जाती है, पर इतना स्पाइसी खाकर रिधि का मुंह जलने लगता है। सीता अपनी बहू की बुरी हालत देखकर उसके लिए जल्दी से किचन से पानी लाती है और इसी के साथ कुछ मिठाइयाँ भी लाकर उसे देती है, जिसे खाकर रिधि का मुंह थोड़ा ठीक हो जाता है और वो सीता से बोलती है, मेरी सिंपल मैगी ही अच्छी है, मुझे नहीं खानी ये एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी और ना ही किसी दिखावे के लिए टाइप्स ऑफ मैगी खानी है। हाँ हाँ, चलो लेट ही सही, पर तुझे अक्ल तो आई। स्पाइसी मैगी खाने के बाद रिधि की आंखें और दिमाग दोनों खुल जाते हैं, जिसके बाद वो मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देती है और पहले की तरह अपनी सास और पति से लड़ते झगड़ते सिंपल मैगी खाने लगती है। भोली अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही भोली दादागिरी और जुआ खेलने की शौकीन थी। कॉलेज में भी वो हर खेल पर पैसे या शर्त रख देती थी। ओए, अगर मैं जीत गई ना तो मेरे 1 महीने के कैंटीन का खर्चा तुम लोग उठाओगी। ओए, 3 पत्ती खेलेगा, अब जीत गया तो 20-20 की 4 गड्डियां तेरी। ओए, बोली का नाम ले और खींच ले माल, बोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। भोली के पिता दिन रात सिर्फ दारू के नशे में चूर रहते थे, इसीलिए एक दिन भोली के पिता का निधन हो गया। भोली की माँ भी परेशान और बीमार रहने लगी। वह हमेशा भोली को समझाती थी, भोली तू लड़की है, इस तरह लौंडे लपाटों के साथ मत घूमा कर। और नाम बोली रख देने से करतूते थोड़ी ना चुप जानी है। और लौंडों के साथ ना मैं नहीं घूमती, वो मेरे साथ घूमते हैं। हे भगवान, अब तो आप ही इस लड़की को सुधार सकते हैं। आसपास के लोग भी अब तो ताना देने लगे हैं। अब भोली को लोग भोली पंजाबन के नाम से जानने लगे थे। भोली IPL में सट्टे भी लगाती थी और लॉटरी के नंबर भी लगाती थी। भोली की माँ इन सब चीजों से बहुत परेशान रहती थी।
इसीलिए एक दिन भोली की माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब भोली पंजाबन के सर पर ना बाप का डर था और ना माँ का साया, इसीलिए वह 2 नंबर के कामों में और ज्यादा आगे निकलने लगी थी। सहारे के लिए भोली ने अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से शादी कर ली थी। टॉमी दिन भर पड़ा रहता और भोली के पैसों पर ऐश करता था। एक दिन भोली पंजाबन ने अपनी सहेली सारा को फोन लगाया। ओए की हाल है कुड़िए, कभी हमारी कुटिया में भी आ जाया कर यार। अरे भोली पंजाबन ने मुझे याद किया है, पक्का कोई स्कीम लाई होगी। देख स्कीम तो है पर गुर्दा भी रखना पड़ेगा। बोल बताऊं? तेरी स्कीम होती तो खतरनाक है, पर चल बता दे। देख IPL चल रहा है और सट्टे पे सट्टा लग रहा है। 10 सेशन तू भी खेल ले, जितना नौकरी करके नहीं कमाएगी उससे 2 गुना तो यहीं कमा लेगी। नहीं यार, कहीं हार गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ओए हारने का तो कोई चांस ही नहीं है, प्लेयर मैं बताऊंगी। और 10 में से 2 हार भी गई तो 8 तो पक्का जीतेगी ना। तभी अड्डे पर भोली पंजाबन का पति टॉमी 3 लड़कों को लेकर आता है और उसे बताता है कि इन्हें पैसों की काफी जरूरत है, इसीलिए कुछ उधार लेने आए हैं। ओए की नाम है तेरा? ओ जी मेरा नाम हैप्पी। अच्छा तेरा प्यो दा नाम की है? आजी बिल्ला जीत सिंह, वो चौक वाले है ना बिल्ला हलवाई। हाँ जी वो ही है मेरे डैडी। हैं तो बिल्ले का लौंडा है और ये साथ में 2 मुर्गे, ये भी बिल्ले के ही हैं क्या? ओ जी नहीं, ये तो मेरे। ओ अपनी तारीफ हम खुद कर लेंगे, तू कष्ट मत उठा। ओ मैडम, मैं फुकरा और ये मेरा दोस्त सुतरा। किम बोलो, बोली को और भी काम है। वैसे भी आजकल लॉकडाउन की वजह से धंधा मंदा चल रहा है। ओ बोली जी, मेरे दोस्त सुतरे को गोड का गिफ्ट है सपने देखने का, और मुझे गिफ्ट है सपने को तोड़कर लॉटरी का नंबर बनाने का। बस ऐसे ही हम इनाम जीत रहे हैं, एक बार आप भी आजमा लो। अब कहाँ से ले आया इन चमगादड़ों को? बोली पंजाबन को स्कीम सिखा रहे हैं, सही है बेटा। ओ बोली जी, एक बार ट्राई तो करो, नुकसान हुआ तो हम भर देंगे। अच्छा सही है बेटा, सही है। भोली जी ये फुकरा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आप ट्राई तो कर लो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। अरे मेरी जान, कर लेना ट्राई, क्या पता कुछ प्रॉफिट ही हो जाए। चलो ठीक है, तो नंबर 10 फिर उसका तोड़ भी 10 दियो। ओ मैडम ऐसा है, इसने सपना देखा था कि गणेश जी के मंदिर में हम दोनों लड्डू चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो नंबर तो पक्का है जी 420। अच्छा वो कैसे? देखो जी, सबसे पहले गणेश जी भगवान शिव के परिवार के चौथे सदस्य थे, तो पहला नंबर हुआ चौका। ओ मैडम फिर हम दोनों पकड़े गए, तो दूसरा नंबर हुआ दुक्का। और मैडम जी जब हम पकड़े गए तो हाथ भी कुछ नहीं लगा, तो तीसरा नंबर हुआ 0। तो कुल मिला के 420 बन रहे जी। भोली फोन लगाती है। अडमरू, माँ दुर्गा के चौके पर 420 का प्रसाद चढ़ा दियो, समझ गया ना तू? और नंबर लगते ही फोन वापस कर। तभी फोन वापस बजता है और भोली पंजाबन फोन उठाती है। आडमरू, चल ठीक है, रख फोन तू। हाँ भाई, कैसे करोगे मेरे नुकसान की भरपाई? नंबर तो बेटा तुम्हारा फेल हो गया। ओ जी पैसे तो नहीं है, एक काम करो, आप ना किस्तें बना दो, एक एक करके हम चुका देंगे। ओए होंडा की कार नहीं खरीदी जो तेरी किस्तें बना दूं। काम करो और मेरे पैसे चुकाओ। जी कैसा काम? डर मत होए, गांजे की तस्करी करने के लिए नहीं बोलूंगी, बस कुछ गोलियां ही तो बेचनी है। और सुनो, होशियारी मत करना वरना तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगी। वैसे मैडम अगर इतना ही शक है तो एक स्कीम है मेरे पास। ओलोमड़, स्कीम में बताना मेरा काम है, तू मुंह ना खोल वरना तुझ में इतने छेद करूंगी भूल जाएगा सांस कहाँ से लूं। और चल निकल अब यहाँ से, पता नहीं टॉमी भी किस किस को ले आता है। तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब वे संजय वन में गोलियां बेच रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। वे तीनों जान बचाकर भागते हैं पर पकड़े जाते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए भोली का राज खोल देते हैं। पुलिस भोली पंजाबन के अड्डे पर रेड मारती है
और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। कुछ समय बाद भोली पंजाबन जेल से निकलकर वापस अपना काम शुरू करती है तो उसका काम अब बिल्कुल भी नहीं चलता। भोली पंजाबन टेंशन में डूब जाती है। उसका पति भी अब उसे बहुत ताने मारता है। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत हवा में उड़ रही थी। अब तेरी वजह से मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि तू तो किसी काम की बची ही नहीं। भोली पंजाबन अपने पैर से चप्पल निकालकर टॉमी को मारती है। ओए, आज तक मेरी माँ के अलावा किसी ने मुझसे तू करके बात नहीं की और तू मेरा पालतू कुत्ता टॉमी मुझ पे भौंक रहा है। चल बहन के पकोड़े दबाओ यहाँ से। भोली का पति वहाँ से चला जाता है और भोली बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जेल जाने की वजह से उसे काम में बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कर्ज का बोझ भोली को डिप्रेस कर देता है। भोली समझ जाती है कि उसकी माँ उसे क्यों रोकती थी। अपनी माँ की बात ना मानकर भोली ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा आज वो भुगत रही थी। अब भोली के पास कुछ नहीं बचा था, ना घर, ना गाड़ी, ना माँ बाप का साया और ना ही पति का सपोर्ट। उसके बुरे काम का बुरा नतीजा उसके सामने आ चुका था। अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचा था। इसीलिए वह सब बुरे काम छोड़कर एक एनजीओ को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ गरीब लोगों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करती है। प्रेमलता के बेटे का नाम जिगर था। जिगर का राशि नाम की लड़की के साथ प्रेम विवाह हुआ था, इसलिए प्रेमलता ने अपनी बहू को पहले दिन से ही ताने देना शुरू कर दिया था। प्रेमलता अपनी बहू राशि को हर काम के लिए रोका टोका करती थी। अरे बहू, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अरे ओ बहू, झाड़ू ठीक से लगा, हाथों में जान नहीं है क्या? अरे बहू, छत पर क्या कर रही है? हमारे खानदान की बहुएं छत पर नहीं जाती। राशि रोज रोज की इस चिक चिक से तंग आ गई थी। उसने अपने पति जिगर से भी इस बारे में बात की, पर जिगर तो अपनी माँ का लाडला बेटा था। वह हर बार राशि की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। राशि समझ जाती है कि उसका पति कुछ नहीं करने वाला, जो करना है उसे ही करना होगा। एक दिन राशि घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है और बोलती है, अरे बहू रानी, पकवान बनाने से फुर्सत मिल जाए ना तो मेरे लिए चाय भी ले आ। वो क्या है ना सासू माँ, आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। अच्छा, तो अब मेरे बेटे को बोतल में उतारने की कोशिश में लगी है। 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और पूरे घर की शांति बिगाड़ दी। राशि ये सुनकर भी चुप रहती है। शाम को जब जिगर घर आता है तो राशि रोने लगती है और पूरी बात उसे बताती है। तुम बिना राशि दिन पर दिन ड्रामा क्वीन बनती जा रही हो। माँ ने जरा सा क्या बोल दिया, तुमने तो बस राय का पहाड़ ही बना दिया। ऐसा कहकर जिगर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ राशि के माता पिता भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिगर राशि को आवाज लगाता है, राशि देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? अरे बेटा, मेहमानों को बैठने तो दे, बहू को बाद में बुला लियो। आप लोग बैठिए, बहू आती ही होगी। और सुनाइए, सब ठीक है ना? क्या लाए हैं अपनी बेटी के लिए? माँ, राशि के लिए क्यों? मैं भी तो इनका बेटा हूँ, मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ जरूर ही लाए होंगे। क्यों ससुर जी? जिगर की बात सुनकर राशि के पिता बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है, जरा सब्र तो करो। तभी राशि भी वहाँ आ जाती है। लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अब तो मुझे उठकर चले जाना चाहिए। भला मेरे सामने बैठकर मेरी चुगली कैसे करेगी? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी करतूतों के बारे में ये नहीं जानेंगी तो भला कौन जानेगा। राशि, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर घर में होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम माँ से ऐसे बोलोगी। अरे देखो कैसे जुबान लड़ा रही है अपनी सास से। अब तो इसे यहाँ से ले जाओ, मैं तो इसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। अरे बेटा, सास बहू के बीच नोक झोंक तो होती ही रहती है,
पर तुम इस घर के बेटे हो और तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलो। अरे वाह, अपनी बेटी को समझाने के बजाय आप मेरे बेटे को ही पढ़ाने बैठ गए। प्रेमलता की बात सुनकर राशि की माँ बोलती है, देखो प्रेमलता बहन, राशि जिगर दी पत्नी है। ओदा भी इस घर ते उतना ही हक है जितना आप ते पुत्र जिगर दा है। अच्छा, तो उस हिसाब से तो आपके घर पर भी जिगर का उतना ही हक होगा ना जितना आपकी इस बेटी राशि का है। हाँ बिल्कुल, और इस वास्ते मैं तुहाडे लिए एक ऑफर भी लेके आई हाँ। मैं सोच रही सी राशि ते काफी टाइम तो ससुराल च है, क्यों ना हुन जिगर नू भी ससुराल ले जाके उसकी खातिरदारी कीती जाए। नेकी और पूछ पूछ, ले जाओ ले जाओ, आखिर इसको भी तो पता चले किस बला को मेरे पल्ले बांध दिया। राशि के माता पिता उसे और अपने दामाद को लेकर चले जाते हैं। पहले तो वो दोनों अपने दामाद को समझाते हैं कि उसे अपनी माँ के साथ साथ अपनी पत्नी की भी सुननी चाहिए, पर जब वह उनकी बात नहीं समझता तो राशि के माता पिता दूसरा रास्ता निकालते हैं। अगली सुबह जिगर उठता है और अखबार उठाता है। अरे ये क्या, हिंदी न्यूज़पेपर? पर मुझे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर? अरे बेटा, हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ी। तुम भी ना फुद्दू हो फुद्दू। जिगर गुस्से से उठकर राशि के पास जाता है और बोलता है, यार तुम्हारे पापा ने मुझे एक अखबार के लिए सुना दिया, देखा तुमने? क्या हो गया, थोड़ा कुछ बोल दिया तो? वो बड़े हैं, बोल सकते हैं। जिगर राशि की बात सुनकर उठता है और रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। शाम को जब जिगर ऑफिस से वापस आता है तो कहता है, हेलो पापा जी, हेलो मम्मी जी, कैसे हैं आप सब? अरे पुत्र जी, बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। तेरी माँ ने तेनू इतना भी नहीं सिखाया कि? जिगर अपनी सास की बात सुनकर मुंह बना लेता है और राशि पर चिल्लाने लगता है। तुम्हारे माँ बाप को आखिर मुझसे और मेरे घर वालों से क्या परेशानी है? हर बात पर मेरे घर वालों को बीच में लाना जरूरी है क्या? हद है यार। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, थोड़ा तुम भी तो सहन करो। घर के बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। और हाँ, ये क्या तुम्हारे मम्मी पापा लगा रखा है? वो आपके भी तो मम्मी पापा है ना। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। जिगर इस सब से बहुत परेशान रहने लगता है। वह सोचने लगता है कि जब उसकी पत्नी ही उसका साथ नहीं दे रही तो बाकी सब तो ताने मारेंगे ही। फिर एक दिन सभी लोग एक साथ बैठे थे। जिगर भी वहीं था और अपने फोन में गेम खेल रहा था। तभी मौका देख के राशि की माँ बोलती है, ये क्या दामाद जी, परिवार में बैठ के फोन के अंदर घुसे हुए हो? ये संस्कार है आपके? जिगर गुस्से में उठता है और अपने कमरे में जाकर राशि को बुलाता है। जैसे ही राशि कमरे में पहुंचती है, जिगर चिल्लाता है, आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हर बात में रोक टोक, बस अब मुझसे सहन नहीं होता। माना बदलाव जरूरी है, पर उसमें समय लगता है यार। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ताने ही देते रहोगे। सोचो, आपको तो 1 महीने में ही बुरा लगने लगा, मुझे तो हर दिन यही झेलना पड़ता था। तुम्हें तो सिर्फ अखबार के लिए टोका था। तुम्हारी माँ ने तो मुझे छत पर जाने पर ही खानदान याद दिला दिया था। बेबी, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझसे क्या चाहती थी। यार, तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, ये मैं समझ गया हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हें ऐसा कुछ भी सहन नहीं करना पड़ेगा। आई प्रोमिस। जिगर, जब तुम्हें ये बात समझ आ ही गई है तो अब यहाँ रहने का क्या फायदा? हमें अपने घर अब वापस जाना चाहिए। राशि की बात सुनकर जिगर बहुत खुश होता है और घर जाने की तैयारी करने लगता है। राशि के माता पिता खुशी खुशी उसे विदा करते हैं और घर पहुंचकर जिगर अपनी माँ को भी सब बताता है और उन्हें समझाता है कि राशि को भी इस घर में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। जिगर की बात सुनकर प्रेमलता सब कुछ समझ जाती है और उसके बाद अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करने लगती है और वह सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।